चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मंकी पॉक्स में भी बात कर ली जाए। मंकी पॉक्स वायरस काफ़ी खुल चुका है भाई। अब तो एक बार चलो मंकी पॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी वायरस है। पीछे यूपीएससी लिखना ना भूलें भाई। लोगों के बाल झड़ रहे हैं बट उनको रूट कॉज नहीं मालूम। लोग बोलते हैं बायोटिन खा लो ठीक हो जाएगा। मान लो आप मेरे फ्रेंड हो। मैं स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि देश के अंदर पहला मंकी पॉक्स केस आ चुका है और ये आया है बेसिकली केरला के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया कंफर्म्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन केरला मैन हु रिटर्न फ्रॉम UAE। तो यहां पर बहुत से लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आखिरकार केरला के अंदर ही इस तरह के वायरस ज्यादातर क्यों देखने को मिलते हैं। इसका एक जो मेजर कारण आप कह सकते हो वो यही है कि वहां पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में जाते हैं, कई देशों में जाते हैं, काम करते हैं और वापस लौटते हैं और इसकी वजह से जो वायरस है वो भी कई बार कैरी हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, मंकी पॉक्स का ये जो केस है वो कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है देश के ऊपर, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे और पूरा जो मंकी पॉक्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की तैयारी देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट कर दीजिए जल्द से जल्द क्योंकि अगले साल 2023 में इसका एग्जाम होगा। 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम और इसी की वजह से हमारे द्वारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर मैं आपको बता दूं 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हम दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। स्पेसिफिकली यहां पर MCQs हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गया, वीडियो के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में दिया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो। इसके अलावा प्रीलिम्स के पहले यहां पर एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा जिसको सक्सेस इन प्रीलिम्स कहा जाएगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस अच्छे से हो और पूरी जर्नी के दौरान आपको यहां पर एक मेंटर दिया जाएगा जो कि आपके साथ रहेगा। आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, आप उनसे आ सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में चीज आएगा। तो ये पहला जो से अगर आप देखोगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मंकी पॉक्स जो डिजीज है दोस्तों, देखिए ये विश्व के अंदर पिछले करीब कुछ हफ्तों से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी चल रहा था और इसको लेकर पैंडेमिक जैसा भी कुछ चीज बोला गया था, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो डर ये था कि क्या भारत में भी ये डिजीज आएगा। तो ये पहला जो केस है मंकी पॉक्स का वो 14 जुलाई को, मतलब कल ही इसको कंफर्म किया गया है और ये उस पर्सन में हुआ है जो कि अब्रॉड से भारत वापस लौटा था केरला के अंदर। और ये कहां से आया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट से आया है। और यहां पर जो हेल्थ मिनिस्टर है केरला के, उन्होंने ये बताया कि ये जो पर्सन है जिसको ये डिजीज हुआ वो बेसिकली UAE में जिस पर्सन के साथ था उसको भी मंकी पॉक्स कंफर्म किया गया है। तो इससे आप समझ पाओगे पहली चीज, यहां पर ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है। और बेसिकली क्या हुआ कि जब वो भारत के अंदर आया, कुछ सिम्टम्स दिखे, तो उसका जो सैंपल है वो भेजा गया। हमेशा की तरह आपको पता होगा पुणे के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कोविड के समय काफी ज्यादा इसका चर्चा हो रहा था, उनके द्वारा ये कंफर्म किया है कल ही के डेट में। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क, ये पिछले कुछ समय न्यूज में चल रहा था, बेसिकली ये एक प्रकार का सिटीजन इनिशिएटिव है, इनके द्वारा ऑलरेडी इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जा चुका है। जी हां, मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था कब? 24 जून को, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। तो उस समय क्या था कि करीब 3400 केसेस थे, अब तो काफी ज्यादा हो गए होंगे और ये 58 कंट्रीज में लगभग फैल चुका था ऑलरेडी। और इसी को देखते हुए इन्होंने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। देखो पैंडेमिक डिक्लेयर करने का सिंपल अर्थ ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक बड़े रीजन में, विश्व के काफी सारे हिस्से में अगर ये डिजीज देखने को मिलता है, कई लोगों को इंपैक्ट करता है, तो उसको वो पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है। और ये जो आउटब्रेक है वो काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर और ये रुकने का अभी के लिए नाम नहीं ले रहा है। इसी की वजह से ये जो वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क है, उन्होंने यहां पर बोला कि हमें जल्द से जल्द एक ग्लोबल एक्शन लेना होगा। इनफैक्ट यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि अगर हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई। तो यहां पर ये जो कोट है ना, दैट इज मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई, एक्चुअली इन्हीं के द्वारा बोला गया, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के द्वारा। और कई लोग यहां पर ब्लाइंड हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। तो जरूरी है कि यहां पर जल्द से जल्द एक ग्लोबल एक्शन लिया जाए, अदरवाइज ये कोविड की तरह एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो इसकी वजह से बहुत सारी मृत्यु नहीं होगी। देखो कोविड में तो क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों को यहां पर कोविड हो रहा था, आपने देखा होगा। तो इसमें हो सकता है कि शायद उतना ज्यादा लोगों को मंकी पॉक्स ना हो, लेकिन यहां पर जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है, वो ज्यादा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना है। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है, WHO से गुहार की है कि जल्द से जल्द आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। जैसे कि हमने गलती किया था कोविड को लेकर, जनवरी 2020 में हमने यहां पर उसको इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया। तो हमें यहां पर सीखना चाहिए। अभी रिसेंट का इतिहास है, अगर हम उसे नहीं सीखेंगे तो अगेन ये काफी बड़ा भयानक रूप ले सकता है और इसकी वजह से हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अब यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि एक्जैक्टली है क्या सारी चीजें, मंकी पॉक्स क्या है। देखो आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में तो सुना होगा, स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी ये एलिमिनेट हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। 1980
में ही यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि ये विश्व से खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ऑल्दो ये स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, कई कई लोगों की जाने जाती थी हर साल स्मॉल पॉक्स की वजह से, लेकिन फाइनली यहाँ पर वैक्सीन वगैरह आया और ये 1980 में खत्म हो चुका है। तो मंकी पॉक्स भी कहीं ना कहीं उसी वायरस से निकल के आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, जूनोटिक डिजीज है। मैंने आपको बताया जूनोटिक का मतलब ये हुआ कि ये ह्यूमंस में आ जाता है फ्रॉम एनिमल्स, जब एनिमल्स ये ट्रांसफर होता है ह्यूमंस में उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो ये वायरस है एक, तो याद रखिएगा, और जूनोटिक है एंड इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ स्मॉल पॉक्स। मैंने आपको बताया ना कौन सी फैमिली, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आता है पॉक्स विरिडेई। तो इसके अंदर यहाँ पर एक जीनस है जिसका नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस, और उसी का ही मेंबर है मंकी पॉक्स वायरस। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जैसे सेंट्रल अफ्रीका हो गया, वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, वहां से ये बेसिकली निकल कर आया है और ये कई रीजन्स में लगातार फैलता रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका सिम्टम्स क्या है। देखो जैसे ही मंकी पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में कोई भी आता है तो 12 दिन के बाद उसको फीवर होने लगता है, हेडेक होने लगता है, मसल पेन हो गया, टायर्डनेस हो गया, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन 3 दिन के अंदर से ही यहाँ पर उसका जो रैशेस है बॉडी पर वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि रैशेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है इसके अंदर। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूं, ये आप देखिए पूरे हाथ में, मतलब बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जहां पर आपको ये रैशेस नहीं देखने को मिलेंगे। चेहरे के ऊपर इस तरह के रैशेस हो जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इतनी ज्यादा ईचिंग होगी कि यहां पर आपको आपकी बॉडी आप खुजाने लग जाओगे, इस तरह का बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, स्कैब टाइप का फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। और ये इलनेस जो है और ये जो पूरा सिम्टम्स है वो करीब 2 से 4 हफ्ते तक आपकी बॉडी पर रहेगा, जो कि वेरी पेनफुल होता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये कम होने लगता है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? देखो एक तो क्या है कि यहाँ पर जो होस्ट वायरस है, अब होस्ट कौन से हैं? रॉडेंट्स होते हैं। रॉडेंट्स क्या होते हैं? जैसे रैट हो गया, स्क्वायरल्स हो गया, ये रॉडेंट्स कहते हैं। तो ये कैरी करते हैं इस वायरस को और वहां से ये स्पिल ओवर होकर मंकीज में आता है, फिर मंकी से ह्यूमंस में आ सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्सन ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके क्लोथिंग के कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर उसका बेड हो गया, रेस्पिरेटरी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, तो उसके माध्यम से भी ये फैलता है मंकी पॉक्स वायरस। हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर मृत्यु कितनी होती है? जस्ट इमेजिन 10th ऑफ पर्सन, मतलब कि लगभग 10% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और इसी से आप समझ सकते होंगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर इसमें जो यंग एज पर्सन हैं उनकी यहाँ पर ज्यादातर मृत्यु देखने को मिलती है। पहला केस में अगर आपको बताऊं मंकी पॉक्स के बारे में तो ये देखने को मिला था 1970 में। 1970 में आपने सुना होगा एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर अफ्रीका में सेंटर में आप देखोगे ये आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। वहां पर ये पहली बार पाया गया था 9 साल के बच्चे में। और उसके बाद यहाँ पर जो रूरल एरियाज हो गए, इसके कई सारे जो रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं अफ्रीका के, वहां पर हमें देखने को मिला है। फिर 1970 से लेकर 11 अफ्रीकन कंट्रीज में ये पाया गया है। लेकिन सबसे जो खतरनाक आया था वो था 2017 में। 2017 में नाइजीरिया के अंदर, ये अगेन आप देखोगे यहां पर जो वेस्टर्न साइड है नाइजीरिया, वहां पर ये पाया गया था। और इसके अंदर बताया जाता है कि 183 कंफर्म केसेस थे। आप सोचिए उस समय 183 में से ही 9 लोगों की करीब मृत्यु हो गई थी इन 18 स्टेट्स। और ज्यादातर जो सदर्न पार्ट है इसका यहां पर देखने को मिला था, जो नाइजीरिया का सदर्न वाला पार्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री है। अगर मैं अफ्रीका के आउटसाइड बताऊं तो ये कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2003 में यूएसए के अंदर ये कंफर्म पाया गया था। कि सब यूएसए में कैसे आ गया? एक्चुअली जो रॉडेंट्स हैं वो इंपोर्ट कराया गया था यूएस के द्वारा, और वो इंपोर्ट जब कराया गया तो यूएस के अंदर डॉग्स में फैल गया और फिर डॉग्स से जो है वो आपका ह्यूमंस के अंदर फैल गया था। इसके अलावा 2018 में इजराइल में ये गया था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2019 में ये पाया गया, फिर 2019 में सिंगापुर में भी पाया गया था जब नाइजीरिया से जो लोग हैं ट्रैवलर्स हैं वो वहां पर गए थे। फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखो कोई भी अभी स्पेसिफिक वैक्सीन या फिर क्योर की बात करें तो इसकी अवेलेबल नहीं है एज पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी, जो कि यूएस की काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और इनके द्वारा बेसिकली यहां पर यही बताया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वो कुछ हद तक यहां पर मदद कर सकता है, क्योंकि स्टडीज में पाया गया है 85% इफेक्टिव है यहां पर मंकी पॉक्स के डिजीज के मामले में भी। इसके अलावा ये बताया जाता है कि जो स्किन में रैशेस होते हैं वहां पर आपको चीजें एंटीसेप्टिक लगाना होता है। आपने देखा नॉर्मल केस में कोई चोट लग गया एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाया जाता है। तो यहां पर जो सिंपल एंटीसेप्टिक जो चीजें हैं वो वहां पर लगानी चाहिए। इसके अलावा लाइट ड्रेसिंग रखना चाहिए। अगर वहां से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल रहा है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से, या फिर अगर मान लो मुंह के अंदर हो जाता है अल्सर, छाले पड़ जाते हैं, तो वहां पर जो सलाइन नमक का जो पानी है उसे गार्गल करना चाहिए। इस तरह के सिंपल यहां पर जो क्योर है वो बताया गया। लेकिन एक स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट हो, कोई जैसे कोविड में आपने देखा होगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ट्रीटमेंट, कुछ वैसा ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। बट आई जस्ट होप कि ये जो मंकी पॉक्स का केस आया है केरला के अंदर ये वहीं तक ही एंड हो जाए। अदरवाइज अगेन यहां पर हमें एक और बीमारी से जूझना पड़ सकता है। ऑल्दो यहां पर एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि ये ना फैले। देखा जाएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इंजरी के समय वो कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग तो होता है लेकिन वो रुक जाता है क्लॉटिंग वगैरह की वजह से, लेकिन कुछ लोगों में वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। तो उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से इतना ब्लीडिंग है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। इसका सही उत्तर में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की तैयारी काफी आसान हो गई है, क्योंकि ये जो फाउंडेशन बैच है इसके अंदर हम आपको सब ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं भागते हैं, हम थे यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। हमने चला पे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स में हमने देख लिया कि जुलाई 2012 में हमने देख लिया कि भैया WHO ने डिक्लेयर कर दिया था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एंड साउंडेड द हाईएस्ट अलार्म ऑन द मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है। द वायरस हैज स्प्रेड टू द नॉन एंडेमिक countries. This virus has spread rapidly to the many countries that have not seen it before. Monkeypox is a viral zoonotic disease. इसको हम देखते हैं जरा। वायरल जोनेटिक डिजीज। रोमांटिक नहीं है भाई, जोनेटिक है वो।
जोनेटिक वायरल जोनेटिक डिजीज। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जूनोटिक बीमारियों के बारे में। आइए जानते हैं जूनोटिक बीमारियां क्या हैं। जानवरों से मनुष्यों में फैलने यानी ट्रांसमिट वाली बीमारियों को जूनोस या जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। ठीक है जी। जूनोटिक बीमारियां तब फैलती हैं जब मनुष्यों का संपर्क जानवरों से होता है और रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जूनोटिक बीमारियां हानिकारक रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी तथा कवकों के कारण होती हैं। ये रोगजनक मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। ये रोगजनक हल्की बीमारी से लेकर गंभीर स्थिति और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। आइए जानते हैं मनुष्य में होने वाले संक्रमण के प्रमुख कारण। पशुओं और मनुष्यों के बीच सीधा संपर्क होना, जैसे पशुओं के लार यानी सैलिवा, रक्त यानी ब्लड, यूरिन, म्यूकस, मल और शरीर से बहने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आना, और जानवरों के काटने अथवा खरोच के कारण अप्रत्यक्ष संपर्क, जैसे जानवरों के घूमने और रहने के संक्रमित क्षेत्र, सतह अथवा वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण। वेक्टर जनित मच्छर यानी मॉस्किटो अथवा पिस्सू यानी फ्ली ऐसे प्रमुख वेक्टर हैं जिनके काटने से संक्रमण फैलता है। संक्रमित भोजन के सेवन से, यानी कच्चा दूध पीने, अधपका मांस या अंडा खाने, या संक्रमित जानवर के मल से दूषित कच्चे फल और सब्जियां खाने से ये बीमारियां फैल सकती हैं। और जल जनित, यानी पेयजल में अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से संक्रमण फैल सकता है। आइए जानते हैं जूनोटिक डिजीजेस से अधिक खतरा किसे है। जूनोटिक डिजीज के कारण सामान्यतः कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसके प्रभाव से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी इन बीमारियों की आसान शिकार होती हैं। आइए जानते हैं जूनोटिक डिजीज से बचाव कैसे किया जाए। जूनोटिक डिजीज से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। हाथों को साफ रखना और साबुन से समय समय पर हाथों को धोना। जानवरों के संपर्क में आने के बाद हमेशा हाथ धोना, भले ही अपने जानवरों को ना छुआ हो। मच्छर, टिक्स और पिस्सू इत्यादि के काटने से बचना और जूनोटिक डिजीजेस के प्रति जागरूक रहना। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के अनुसार 60% मानव संक्रामक रोग जानवरों से उत्पन्न होते हैं। इसमें कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू, इबोला, एवियन फ्लू, जीका और सास जैसी अन्य कई बीमारियां शामिल हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। जूनोटिक डिजीजेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जूनोटिक डिजीजेस मनुष्य के पशुओं के संपर्क में आने से होने वाले संक्रमण के कारण होती हैं। दूसरा, कोविड-19 को एक जूनोटिक बीमारी माना गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ठीक है जी। ये बार बार नीचे क्यों हो जा रहा है? तो कहाँ तक थे हम? यहाँ पर मंकी पॉक्स के बाद जूनोटिक हमने यहाँ पर देख लिया था ना। डेंगू, HIV, कोविड-19, मंकी पॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स क्या है? एक तरीके की वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, विद symbiotic symptoms similar to smallpox, although with less clinical severity. The infection was first discovered in 1958 following 2 outbreaks of a pox-like disease in colonies of monkeys kept for research, which led to the name of the monkeypox. What are the WHO's organizational challenges में हम बात करते हैं तो WHO has been dependent on donor funds. ठीक है, mainly from the rich countries and foundation like the Bill and Melinda Gates Foundation.
rather than though secured funding from countries. As a result, currently 80% of WHO's funding is tied to programs that donors choose. Work programs that are vital to WHO mandate remain underfunded as they clash with the interests of the big donors, especially of rich and developed countries. Consequently, WHO role as a leader in global health has been supplemented by others intergovernmental bodies such as the World Bank and increasingly by big foundation. The organization efficacy has come under question, especially after its inadequate performance in containing West Africa's Ebola epidemic of 2014. It was because of WHO insufficient funding, structuring, staffing and bureaucracy. ठीक है जी, अब बढ़ते आगे। 10 जून में तो हम कहाँ कहाँ से पहुँच गए थे, काला हज़ार से ना। ठीक है, एक बार ज़रा फिर से मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। सोशल जस्टिस से काला हज़ार डिजीज़, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काला हज़ार डिजीज़ देख लेना, लेशमानियासिस देख लेना, ब्लैक फीवर ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस, GPELF नेशनल काला अज़र एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनिशिएटिव रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। न्यूज़ में क्यों है, तो काला हज़ार केसेस इन इंडिया डिक्लाइन बाय 98.7% बिटवीन 2007 and 2022 फ्रॉम 44,533 to 834 and 632 endemic blocks. 99.8% spread across Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal have received elimination status. Less than 1 case per 1,000. ठीक है, the only block that is still in the endemic category is Litipara in the Pakur district of Jharkhand, 1.23 cases per 10,000 population. ठीक है, what is काला अज़ार डिजीज़ अबाउट में बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विसरल लेशमानिसिस और ब्लैक फीवर और दमदम फीवर। देयर आर 3 types of leishmaniasis. Visceral leishmaniasis, which affects multiple organs and is the most serious form of the disease. Cutaneous leishmaniasis, which cause skin sores and is the most common form. Mucocutaneous leishmaniasis, which cause skin and mucosal lesions. It is a deadly parasite disease caused by the protozoa parasite Leishmania and mainly affects the people living in Africa, Asia, Latin America. The disease can cause death if left untreated. Global and national status में क्या है, according to the World Health Organization WHO, काला अज़र is the second deadliest parasite disease in the world. And as of November 2022, about 89% of the global cases are reported from 8 countries, कौन सी हो, ब्राज़ील, Eritrea, Ethiopia, India, Kenya, Somalia, South Sudan and Sudan. India contributes about 11.5% of the total cases of Kala Azar reported globally. Over 90% of the Kala Azar cases in India are reported from Bihar and Jharkhand, while Uttar Pradesh and West Bengal has achieved their elimination targets at the block level. ठीक है, ट्रांसमिशन में हम बात करते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल फेलेबोटोमाइन सेंट फ्लाई। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स में हम बात करते हैं तो फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया, अनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। प्रिवेंशन में हम जब बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ काला अज़ार इन्वॉल्व्स मेजर्स टू रिड्यूस द ब्रीडिंग साइट्स of sand flies and to protect people from sand flies bites. This can be achieved through the use of the insecticides, bed nets and repellents, as well as the improvement of housing condition and access to clean water and sanitation. The WHO also recommends mass drug administration MDA in areas where the disease is endemic. ठीक है, ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं तो द ट्रीटमेंट ऑफ काला अज़ार involves the use of a drug such as a sodium gluconate and meglumine antimonide.
The WHO recommends a combination of 2 or more drugs for the treatment of Kala Azar as monotherapy as a high risk of treatment failure and drugs resistance. Related initiatives में क्या है, ग्लोबल में क्या है, WHO's न्यू रोड मैप फॉर 2021 एंड 2030 नहीं, ये देख लेते हैं. अरे यार बार बार यहाँ पता नहीं क्यों पहुँच जाता है. हमें क्या देखना था, हमको देखना था यहाँ पर, हम क्या देख रहे थे, WHO न्यू रोड मैप फॉर 2021-2030. -30 WHO WHO. Dear colleagues and friends, neglected tropical diseases affect the poorest and most marginalized communities in our societies. The COVID-19 pandemic has made things even worse. Millions of people have been thrust deeper into poverty, with lost livelihoods, malnourishment, and already limited access to health services reduced even further. On World NTD Day, I call on the global community, countries, partners, and colleagues to continue their work. Let's break the cycle of poverty and provide equitable health services for all people, no matter who they are or where they live. Let us all come together to achieve a world free from entities. I thank you. जब आप उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तब सबका ट्रस्ट जीतना ये नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. इसके लिए देखो यहाँ पर हमको दिख ही रहा है वैसे, जिसको यहाँ से पढ़ के देख लेते हैं. यहाँ से जनवरी 30 की है. वर्ल्ड जनवरी 30 में क्या है, देखो सोशल जस्टिस में ही है कि जनवरी 30 में क्या है कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे. वाई इन अ न्यूज़ द ऑन गोइंग 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर 30 January as World Neglected Tropical Disease NTD Day. The proposal to receive the day was floated by the United Arab Emirates. It was adopted unanimously by the delegates. The first World NDT Day was celebrated informally in 2020. The World Health Assembly is the decision-making body of the World Health Organization (WHO). Key points में क्या है, neglected tropical diseases (NTD). NTDs are a group of infections that are most common among marginalized communities in the developing regions of Africa, Asia, and the Americas. They are caused by a variety of pathogens such as the virus, bacteria, protozoa, and parasite swarms. NDT में क्या है, NDTs are especially common in tropical areas where people do not have access to clean water or safe waste or to dispose of human waste. These diseases generally receive less funding for research and treatment than maladies like tuberculosis, HIV/AIDS, and malaria. Example of NTD में क्या है, snake bites and envenomations, scabies, yaws, trachoma, leishmaniasis, and changes disease, etc. London Declaration on NDTs में क्या है कि it was adopted on 30th January 2020 to recognize the global burden of NDTs. Officials from the World Health Organizations, the World Bank, the Bill and Melinda Gates Foundation, representatives from leading global pharmaceutical companies as well as representatives of several national governments met at London's Royal College of Physicians to pledge to end the diseases. WHO's new roadmap for 2021-2030 में क्या है कि from measuring process to measuring impact,
from disease impact planning and programming to collaborative work across sectors, from extremely driven agendas reliant to programs that the country owned and country financed. एनडीटी सिनेरियो में क्या है कि एनडीटीज इफेक्ट मोर देन अ बिलियन पीपल ग्लोबली. दे आर प्रिवेंटेबल एंड treatable. However, these diseases and their intricate interrelationship with poverty and ecological system continue to cause devastating health, social, and economic consequences. There are 20 entities that impact over 1.7 billion people worldwide. India carries the largest burden of at least 11 of these diseases, with parasite illnesses like Kala Azar and lymphatic filariasis affecting millions of people throughout the country, often the poorest and most vulnerable. Indian initiatives to eliminate entities. The accelerated plan for elimination of lymphatic filariasis (APELF) was launched in 2018 as a part of the intensifying efforts towards the elimination of entities. Our WHO supported regional alliance established by the government of India, Bangladesh and Nepal in 2005 to expedite early diagnosis and treatment of the most vulnerable population and improve disease surveillance and control of sandfly population Kala Azar. India has already eliminated several other entities including Genua worm, Trachoma and Yaws. ठीक है. काला आजार कहाँ तक पहुँच गया था. इनिशिएटिव हमने देख लिया. WHO न्यू रोड मैप फॉर 2021-2030 टू प्रिवेंट कंट्रोल एलिमिनेट एंड इरेडिकेट अ सेट ऑफ 20 diseases termed neglected tropical disease by 2030. The WHO has also established the global program to eliminate lymphatic filariasis. नहीं, ये तो पूरा ही उठ रहा. ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट, ये देखना पड़ेगा ना क्या है. अरे ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट. अरे क्यों हो जा रहा है बार बार. global program to eliminate lymphatic filariasis. Lymphatic filariasis का गया FILA filariasis. यही तो था. पापा OTP. सीरियसली OTP. नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाथी पाव के बारे में. हिंदी में इसको हाथी पाव कहते हैं. इसका वैसे एक इंग्लिश में इसका नाम है लिम्फेटिक फिलारियासिस. डिफिकल्ट बीमारी है, बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है ये. यहाँ पे इसका एग्जांपल दे सकते हैं और आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि इसको हाथी पाव क्यों कहा जाता है. ये अफ्रीका और इंडिया में काफ़ी कॉमन है. एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं इसके. तो यहाँ पे जानेंगे कि लिम्फेटिक फिलारियासिस क्यों होता है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ इसका क्योर है, सरकार ने इस वक्त कौन सा प्रोग्राम शुरू कर रखा है इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए. सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस. ये UPSC 2019 का जो प्रीलिम्स होगा या किसी और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो लेट्स स्टार्ट. मगर वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी है, क्योंकि ऐसे टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है. दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं. मगर रिसेंटली 10th मीटिंग ऑफ ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारियासिस ये होस्ट करी गई थी न्यू दिल्ली में. ठीक है, और इसको इनॉग्रेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था, इसको इनॉग्रेट किया था हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर JP नड्डा जी ने. ठीक है, ये याद रखना. अब देखो यहाँ पर ये जो ग्लोबल अलायंस है, क्या है यहाँ पे, क्या है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज, उनका एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है और वो यहाँ पे इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब इससे पहले इंडिया एक बार पहले भी ये जो मीटिंग है इसको होस्ट कर चुका है 2002 में. ये इंडिया सेकंड टाइम इसको होस्ट कर रहा है.
अब देखो, नई दिल्ली में जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग का इवेंट के लिए, इस इवेंट के दौरान जेपी नड्डा जी ने बहुत सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे उनको अवार्ड भी दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस बीमारी से लड़ने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। यहाँ पे 11 कंट्रीज को अवार्ड दिया गया, कंबोडिया, कुक आइलैंड्स, इजिप्ट, मालदीव्स, मार्शल आइलैंड्स, न्यू श्रीलंका, थाईलैंड, टोगो और टोंगा, और इन सब ने सक्सेसफुली इसका जो ट्रांसमिशन है ये इंटरप्ट करने में काफी अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जेपी नड्डा जी ने एक इंडिया का नया प्लान भी रिलीज किया। ये प्लान है एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फेरालिसिस। काफी इंपॉर्टेंट है, ये किस तरीके से काम करेगा वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये जान लेते हैं कि लिम्फेटिक फेरालिसिस होता क्या है। देखने में थंबनेल में जो आपने देखा होगा, इसको काफी बुरा लग रहा होगा, और ये काफी ज्यादा एक खराब बीमारी है। जिसको भी होती है वो वेरियस तरीके से सफर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिम्फेटिक फेरालिसिस का एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक व्यक्ति है वेस्ट अफ्रीका के, इनकी आप टांगे दे सकते हैं या फिर इनकी आप टांगे दे सकते हैं। काफी एक खराब लगता है देख के। देखो, लिम्फेटिक फेरालिसिस एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बीमारी है। जब भी ये होती है तो एक तो यहाँ पर इनकी जो मूवमेंट है वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पेन होता है, लगातार फीवर होता है, और उसके अलावा फिर ये इकोनॉमिकली भी काफी सफर करते हैं क्योंकि ये काम नहीं कर पाते, और फिर एक सोशल स्टिग्मा भी इससे अटैच होता है। वेस्ट अफ्रीका में तो कई जगह यहाँ पे ये भी देखा गया है जहाँ पे एक औरत को अगर लिम्फेटिक फेरालिसिस हो जाए, उनकी टांगे इस तरीके से फूल जाए, तो उनको ये मानते हैं लोग कि उन्होंने कुछ जादू टोना किया है या वो मानते हैं वो चुड़ैल है, तो उनको और जरा वहाँ पे एक बुरा ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा खराब बीमारी है और डेवलपिंग कंट्रीज में ही होती है ज़्यादातर। अब देखो, लिम्फेटिक फेरालिसिस का एक और नाम भी है, ये एग्जाम पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है। एक और नाम है इसका, ये है एलिफेंटाइटिस। और देखो, ये बीमारी वैसे जरूरी नहीं है कि आपकी टांग में ही होगी, ये बाजू में हो सकती है। कुछ रेयर केसेस में देखा गया कि जेनिटल्स में भी हो जाती है कभी कभी, मगर ज्यादातर जो केसेस हैं इसके ये टांगों के ही दिखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बीमारी एक व्यक्ति को लगती कैसे है? देखो, बहुत ही एक डरावना इसका पूरा प्रोसेस होता है। आपने मॉस्किटो देखा होगा, ऑफकोर्स देखा होगा। मॉस्किटो को कभी कभी ये एक खास टाइप का पैरासाइट होता है, वो उस पर अटैक करता है और मॉस्किटो को वो इन्फेक्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं फिलारियल वर्म्स। ठीक है, फिलारियल वर्म्स होते हैं, ये मॉस्किटो को अटैक करते हैं, फिर मॉस्किटो की भी हालत काफी खराब हो जाती है, और मॉस्किटो के अंदर ही ये जो कीड़ा है ये धीरे धीरे एक शेप लेनी स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब ये मॉस्किटो एक ह्यूमन बीइंग को काटता है, तो उस वक्त जब उसका वो ब्लड सक कर रहा होता है, तो चुपचाप ये जो कीड़ा है ये मॉस्किटो की बॉडी से निकलकर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर ये हालत कर देता है उस एरिया की। ओके, तो ये है लिम्फेटिक फेरालिसिस, ये इस तरीके से फैलता है। अब देखो, ये जो डिजीज है ये 3 तरीके के नीमाटोड्स के जो टाइप के वर्म्स होते हैं ये कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये कीड़े हैं जो ज्यादातर इस बीमारी को जन्म देते हैं, ये तो इसको हम कहते हैं फिलारिल। ठीक है, फिलारी आप कह लीजिए। ये एक कैटेगरी है नीमाटोड्स की। नीमाटोड्स बहुत टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे नीमाटोड्स ये काम करते हैं, मगर इसमें भी एक कैटेगरी है वही यही काम करती है। ठीक है, तो ये वर्म 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं इनके नाम लिख रहा हूँ। ये वैसे आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे नहीं, अगर आपका मतलब वैसे अगर ऑप्शनल है या फिर आप कोई एक मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। खैर, तो ये जो वर्म्स हैं 2 टाइप के होते हैं, मेल है और फीमेल होते हैं। ठीक है, मेल वर्म्स छोटे होते हैं, ये जो फीमेल वर्म्स हैं इनसे डबल साइज के होते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये क्या करते हैं, मेल फीमेल वर्म्स दोनों इकट्ठा एक नेस्ट बना लेते हैं ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। आपको पता है ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का। जो भी वहाँ पे वेसल्स होती हैं वहाँ पर ये चुपचाप चले जाते हैं और वहाँ पर ये बड़े होते रहते हैं, और जो हमारी बॉडी है उसके जो काफी इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं उस पर ये अपना उसको ये एज ए फूड यूज करते हैं। और ओवरऑल क्या होता है कि जो एक ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो काफी हद तक वीक हो जाता है, क्योंकि ये जो पैरासाइट्स हैं ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खुद यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफी बार किसी भी व्यक्ति को जब ये बीमारी होती है तो उनका पैर तो फूल जाता है, वो तो खैर एक बिल्कुल नर्क वाली सिचुएशन हो गई है, मगर साथ ही साथ उनको फीवर भी होता है, उनको और बीमारियां भी काफी इजीली आ जाती है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है वो भी काफी हद तक वीक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का। ऑलराइट, यहाँ पे टांग में, बाजू में, कहीं भी वो जहां पर भी उस पैरासाइट को जगह मिलती है वो फैलना शुरू कर देता है। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स हैं जो मैंने WHO की वेबसाइट से लिए हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। देखो, दुनिया भर में 52 कंट्रीज में ये बीमारी बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हो जाती है। करीब 856 मिलियन लोग जो है 52 कंट्रीज में ये थ्रेटेंड रहते हैं इस बीमारी से, मतलब कि ये काफी हद तक एक डेंजर जोन है और इनको ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी आप देखो गरीब लोगों को सबसे ज्यादा होती है। एक अपने आप में कितनी एक सैड बात है, एक व्यक्ति गंदी बीमारी है, फिर ऊपर से सबसे गरीब आदमी को ही होती है। क्यों? क्योंकि जो ये मॉस्किटोज हैं ये सबसे ज्यादा जो गंदा पानी होता है, बिल्कुल डर्टी वाटर, वहां पे ज्यादा जब ये मॉस्किटो जाते हैं तो इनके अंदर वो पैरासाइट आ जाता है, फिर ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये ज्यादातर अगर मान लो कोई एक बहुत गरीब आदमी है, कोई एक छोटे से शहर में कहीं एक गंदी जगह पे वो सो रहा है, तो उसको होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर आप एक स्वच्छ क्लीन एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे ये होने के चांसेस काफी हद तक कम है। फिर उसके अलावा देखो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, काफी लंबे टाइम तक जो इसका एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता था, काफी ज्यादा मुश्किल भी होता था, वो है कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी आपको पता है कि ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, वो टाइप की होती है, वैसे वो पैटर्न थोड़ा टाइप का होता है, वहाँ पे बाल झड़ जाते हैं आपके पूरे और नौजिया की भी सिचुएशन हो जाती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि इसका जो इलाज है वो भी काफी महंगा था और ये होती भी काफी गरीब आदमी को थी। तो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बीमारी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेस्ट अफ्रीका में, इंडिया में भी। और अगर हम सन 2000 की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हुए थे, करीब 120 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे। अब जरूरी नहीं है कि जो भी इससे इन्फेक्ट होता है तो उनकी बाजू टांग फूलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर अगर मतलब 120 मिलियन लोगों को ये इन्फेक्ट किया है इसने, तो उसमें 40 मिलियन लोगों की जो एक काफी बड़ी परसेंटेज है उनको ज्यादा ये जो डिसफिगर्ड जो प्रॉब्लम है ये होनी शुरू हो जाती है। ज्यादा लोगों को और प्रॉब्लम भी होती है, उनको फीवर होना शुरू हो जाता है या उनको और तकलीफें भी होती है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बीमारी से पीड़ित हैं और प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस इतनी ज्यादा कम है।
अब देखो, अगर हम इंडिया की यहाँ पर बात करें तो इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब है लिम्फेटिक पैरालिसिस को लेकर। दुनिया भर में जो भी आपको केसेस मिलेंगे 40% इंडिया में ही है, बहुत ही बड़ी संख्या है इंडिया में। और महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंस्टेंसेस मिलेंगे इस बीमारी के। और महाराष्ट्र में देखो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये भी कोशिश की जा रही है कि इसको क्योर करने के लिए एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम भी शुरू किया जाए। तो अभी जो सरकार की नीति है उसमें सरकार की नीति ये है कि जो पहले जो यहाँ पर पीड़ित लोग हैं जिनको बीमारी हो रखी है उनको पहले क्योर किया जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन हम आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको हम स्वच्छ रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो ऑलरेडी ये जो बीमारी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अभी के लिए इंडिया में हम फोकस कर रहे हैं ट्रिपल ड्रग थेरेपी के ऊपर। तो एक नया ड्रग रेजिमेन है ये भी शुरू हुआ है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी। इसमें इन बीमारियों का इस्तेमाल किया जाता है, DEC और IDA, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस बीमारी को प्रिवेंट किया जाए और इसको ट्रीट किया जाए। प्रिवेंट मतलब कि अगर मान लो अर्ली स्टेजेस में है तो आगे जो वो पैर फूलता है उसको फूलने से भी रोका जा सके। और महाराष्ट्र में देखो टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अकोला, अमरावती, लतूर, नागपुर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हज़ारों केसेस पाए गए हैं इस बीमारी के। अकॉर्डिंग टू स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स 2017 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 40,000 ऐसे केसेस पाए गए थे। तो एक काफ़ी खराब यहाँ पे हालत है महाराष्ट्र में। और भी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी खराब हालत है और वहाँ पर भी अभी जो ट्रिपल ड्रग थेरेपी का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने की आवश्यकता है और इसकी इंप्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक जरूरी होगी। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है इंडिया के लिए। हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक या 2035 तक जो भी एक हम साथ मानते हैं कि हम एक सुपर पावर बनेंगे या फिर एक रीजनल सुपर पावर बनेंगे, तो ऐसी बीमारियों का उसके लिए एलिमिनेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे पॉपुलेशन को क्रिपल कर देती है। और जो उनका पोटेंशियल है जो वो कर सकते हैं उसमें भी काफ़ी रुकावट डालती है क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो वो ज़रा कुछ उसके आगे कर नहीं पाएगा, उसको फीवर भी होता रहेगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसका जो पोटेंशियल है काफ़ी हद तक किल भी ये कर देगी। तो ये ठीक है, काला जार हो गया, रोड मैप हो गया। अच्छा, ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस GPELF। अब वो पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए, पैरों वाली, ठीक है। विच एम्स टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस, onchorosis and the काला जार by MDA. The target set by the GPELF in 2000 to eliminate these diseases globally by 2020 was not achieved despite setbacks due to the COVID-19. WHO who accelerate work to achieve this target in by 2030, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू अचीव इट्स गोल्स टू एलिमिनेट काला Hazar from India by 2023, including building Pakka houses through the PM Awas Yojana, rural electrification, testing, treatment, periodic high-level review and award distribution. The center is also supporting the states in active case detention, surveillance, treatment and supply of diagnostic kits, medicines and sprays. PM Awas योजना भी देख लेते हैं भाई क्या है। ये जो आ रहे हैं इसी तरीके से तैयार करते हुए चलते रहना है। PM आवास योजना, PM आवास योजना, पीछे UPSC लिखना ना भूलें। लो जी, ट्रस्ट से बनता है बंधन, जैसे बंधन बैंक, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक। मैं 1 2 3 4 5 गिनूंगा, हम सब अपने गन्स फेंक देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्र सरकार की एक स्कीम के बारे में। हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये डिस्कशन हो क्यों रही है, आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। रिसेंटली द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू बिल्ड 2.95 करोड़ हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टू 2024, यानी कि मार्च 2024 तक डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। इसका टारगेट था 2.95 करोड़ घर बनाने के रूरल एरिया में। कब तक? मार्च 2022 तक। तो हम लोग समझेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम की इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे ओवर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और ऑलरेडी आपको ये तो पता चली गया है कि मार्च 2022 आने वाला है और टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए एक्सटेंशन हो रही है 2024 तक। इस एक्सटेंशन के साथ फंडिंग भी आने वाली है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस। तो हम लोग जानेंगे कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए। इज द गवर्नमेंट एट फॉल्ट फॉर नॉट मीटिंग द डेडलाइन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। That would be the theme of this particular video. To get all that information, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है? एजेंडा है कि पक्के घर बना के देने हैं रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में पक्के घर बना के देने हैं। की फीचर्स क्या है इस स्कीम के? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में लॉन्च हुई थी। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट रीस्ट्रक्चर किया गया था। पुरानी जो स्कीम थी इंदिरा आवास योजना फॉर रूरल एरियाज, और एक और स्कीम थी RAY, राजीव आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज। इन दोनों को रीस्ट्रक्चर किया गया था। रूरल एरिया के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अर्बन एरियाज के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, अगर आपने फ्लैट वगैरह खरीदा है तो यू मस्ट हैव अवेल्ड द सब्सिडी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना
अर्बन। तो ग्रामीण में भी इसी तरह की सब्सिडी मिलती है। ऑलराइट, तो ग्रामीण में पक्का घर बना के देना था। टारगेट था 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। अब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बाय इनपुट फ्रॉम ग्राम सभा एंड थ्रू जियो टैगिंग। और बेनिफिशियरीज की लिस्ट है पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पीपल हु आर फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेड लेबर एंड नॉन SC/ST कैटेगरीज, जहां पे विडोड फीमेल, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा ऐसी प्रेफरेंस है। सो अराउंड 3 करोड़ हाउसेस वर टू बी कंस्ट्रक्टेड, पक्के घर बना के देने, यानी कि जो भी हटानी है, पक्के घर बना के देने ग्रामीण इलाकों में। और ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आपको ध्यान रखना है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार स्कीम लाता है, लेकिन केंद्र सरकार का भी पैसा लगता है, राज्य सरकारों का भी पैसा लगता है। एक और होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है प्योरली 100% फंडेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कॉस्ट शेयरिंग 60-40 के बेसिस पे होता है, यानी कि 60% केंद्र सरकार देगा, 40% राज्य सरकार देगी फॉर नॉर्मल स्टेट्स। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स इट इज 90% फ्रॉम सेंटर एंड 10% फ्रॉम द स्टेट्स। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका टारगेट था 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने थे बाय मार्च 2022, राइट? टारगेट था मार्च 2022 तक का। और अगर हम लोग एक प्रोग्रेस कार्ड देखें इस पर्टिकुलर स्कीम का, रिसेंटली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने बताया कि टिल नवंबर 29, 2021 टोटली 1,65,00,000 घर बन चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। टारगेट है 2.95 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली 56% ऑफ टारगेट हैज बीन कंप्लीटेड। 2016 से स्कीम चल रही है, 2022 तक 6 सालों में दैट वाज द टारगेट। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेस अगले साल इंडिपेंडेंस डे तक 2 करोड़ से भी ज्यादा हाउसेस बनाए जाएंगे। अब ये 2 करोड़ का नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग इतने करोड़ की जरूरत पड़ती थी। तो केंद्र सरकार कहती है कि बाय 15 अगस्त विल कंस्ट्रक्ट दीस मेनी हाउसेस। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और अभी क्या खबर है इस चीज के बाद? वी नो मार्च 2022 आने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर स्कीम की एक्सटेंशन दी गई है। इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड टिल मार्च 2024। एक्स्ट्रा फंडिंग लगेगी, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा एक्स्ट्रा फंडिंग आने वाली है। तो क्या हुआ है इस कैबिनेट का फैसला रिसेंटली? देखिए, कैबिनेट ने ये बताया जो फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इट विल बी प्रोवाइडेड विद 2.17 लाख करोड़ एडिशनल सेंट्रल एंड स्टेट फंडिंग टू अचीव द टारगेट। टारगेट हम लोगों ने अभी तक कितना अचीव किया? नवंबर एंड तक 1.65 करोड़ हाउसेस, और डेडलाइन इसकी एक्सटेंड कर दी गई है बाय 2 इयर्स, मार्च 2024। सो टिल मार्च 2024 और कितने घर हमें बनाने हैं? ऑलमोस्ट 155 लाख हाउसेस आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। 1.5 करोड़ घर हमें अप्रोक्सीमेटली बनाने हैं, जिसका फाइनेंशियल आउटले पड़ेगा अबाउट 2,17,000 करोड़, जिसकी केंद्र सरकार की शेयर होगी 1,25,000 करोड़ के आसपास, और राज्य सरकारों का अप्रोक्सीमेटली 73 करोड़ वुड बी द आउटले फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आशा करते हैं कि ये 2024 तक, मार्च 2024 तक टारगेट वुड बी अचीव। लेकिन हम अपने डिस्कशन समाप्त करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करके। रिपोर्ट कार्ड, इज द गवर्नमेंट एट फॉल्ट फॉर मिसिंग द टारगेट? काफी एम्बिशियस टारगेट था। 2016 में स्कीम की शुरुआत हुई, 6 सालों में ऑलमोस्ट 3 करोड़ घर बनाने थे, तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। अभी 56% यानी कि अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द हाउसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। कौन है जिम्मेवार? इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव पुट द ब्लेम ऑन कोविड-19 एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट पिछले सालों में कहूंगा मार्च 2020 से अभी तक काफी स्लो काम चल रहा है। इन रेस्पॉन्स टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्लियरली बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद मल्टीपल लॉकडाउन लगे थे, उसकी वजह से स्कीम की प्रोग्रेस ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुकी है। केवल 6% सैंक्शन घर कंप्लीट किए गए इन लास्ट फिस्कल। अगेन कोविड-19 की वजह से मिसिंग द टारगेट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट इन जनरल अगर हम लोग एक सिंपल एनालिसिस भी करें कि पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई थी, राइट? तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वाज कोविड-19 कंप्लीटली रिस्पांसिबल? यस, उसकी वजह से स्लो डाउन तो हुआ है इन दिस स्कीम इंप्लीमेंटेशन, लेकिन अगर आप नंबर्स देखोगे 2016-17 में कितने घर बने थे? अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 40 लाख घर। 2017-18 में अराउंड 30 लाख घर। 2018-19 में अराउंड 24 लाख घर, और 2019-20 में काफी ट्रैक्शन आया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, जहां पे 46,64,000 घर बनाए गए थे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा 4 सालों में अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर सब कुछ ऐड भी करके देखें तो इट वुड कम आउट टू बी अराउंड 1.4 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1,40,000, थोड़ा सा उससे ज्यादा घर बने हैं। और हमारा टारगेट था 2.95 करोड़। उसके बाद में ऑब्वियसली कोविड-19 हिट, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़े और 30 से 35 लाख घर प्रति साल, यानी कि अगले 2 सालों में 2021-2022 में इफ कोविड-19 वुड नॉट हैव हिट, सिंपल असम्पशन इज दैट अराउंड 35 लाख होम्स वुड हैव बीन एडेड ऑन एन एवरेज। तो 70 लाख इसमें ऐड करेंगे, देन आल्सो वी वुड हैव रीच्ड अराउंड 2.1 करोड़ इटसेल्फ। तो टारगेट तो रीच होता ही होता। इन जनरल व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग हियर? दैट द वर्क वाज गोइंग ऑन at a slower pace, but COVID-19 has completely stalled it. But nonetheless, COVID-19 की वजह से the work has been rather slow. But now a new target has been set. 2024 का टारगेट आ चुका है, तो आशा करते हैं कि 2024 मार्च तक जो भी बचे हुए घर हैं 1.5 करोड़ घर बनाने हैं, तो वो बना देंगे, और 2024 में फिर से ठीक है, फिर ऊपर पहुंच जाता है यार। ठीक है, PM आवास को भी आप समझ गए। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सेवरल स्टेप टू अचीव इट्स गोल्स ऑफ एलिमिनेटिंग काला बाजार फ्रॉम इंडिया बाय 2023, इंक्लूडिंग बिल्डिंग पक्का हाउसेस थ्रू द PM आवास योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, पीरियोडिक हाई लेवल रिव्यू एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
The center is also supporting the states in active case detention, surveillance, treatment and supply of diagnostic kits, medicines and स्प्रेज. ठीक है. फिर नेशनल काला अज़ार एलिमिनेशन प्रोग्राम भी है. तो द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 सेट द गोल ऑफ काला अज़ार एलिमिनेशन इन इंडिया बाय द ईयर ऑफ 2010 विच वाज रिवाइज्ड टू 2015. इंडिया ने साइन करा भैया एक ट्राई पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU किसके साथ? बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ, टू अचीव काला अज़ार एलिमिनेशन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया रीजन SEAR. Presently, all programmatic activities are being implemented through the National Vector-Borne Disease Control Program NVBDCP, which is an umbrella program and is subsumed under the National Health Mission. ठीक है. नेशनल अब देखो यहाँ पे UPSC के सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो. तो पहला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2017 में क्या है? इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिटेड डेंगू. अब इसको देखना पड़ेगा क्या वो मॉस्किटो सेम तो जो हमने लिस्टिंग वगैरह देखी थी वहाँ से इसको देखना पड़ेगा. सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज और आर करेक्ट? सी बोथ 1 and 2. तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है. तो बोलते हैं कि जीका वायरस इज द फ्लैवी वायरस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 in a monkeys and then in a humans in Uganda in 1952. Both Zika and dengue have the similarity in terms of the symptoms of the fever, skin rashes, conjunctivitis, muscles and joint pain, malaise and headache. In addition to this, the mode of transmission is also the same for both the diseases, that is both are spread by Aedes aegypti and Aedes albopictus species of mosquitoes. Hence statement 1 is correct. सेकेंड में देखते हैं मोड ऑफ जीका ट्रांसमिशन में क्या है भैया? मॉस्किटोज में बाइट से फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कैन बी द कॉज माइक्रोसिफेली एंड अदर सेवरल फीटल ब्रेन डिफेक्ट्स. जीका वायरस हैज ऑल्सो बीन found in the breast milk. Sexual transmission from the infected partners, hence statement 2 is correct, through blood transfusions. So therefore option C is the correct answer. चलो आगे बढ़ते हैं. Important facts for the prelims. Bird species count in dipper bill. Bird species count in dipper bill. क्या है ये? देखते हैं इसको एक बार. BIRD bird species COUNT count in dipper BEEL. क्या है ये? Welcome to the latest update program. The topic of discussion is bird species count up in Dipper Bill. Recently, a bird count exercise was conducted by the Guwahati Wildlife Division of the Assam Forest Department. This was the second such exercise after February 2022. The participants counted the birds using the visual encounter survey methodology for bird count. A total of 37 individuals participated in the bird count exercise, including forest department officials, bird experts, students, and representatives from NGOs. The bird count in the state's sole Ramsar site revealed greater species diversity and an increase in the total number of species. The Forest Division found a head count of over 26,000 birds of 97 different species. The data on bird species and numbers obtained through such monitoring can greatly help in conservation planning in the long run. Dipper Bill is considered one of the large and important riverine wetlands in the Brahmaputra Valley of Lower Assam, India. It is an open lake basin connected with a set of inflow and outflow channels. It has both biological and environmental importance, besides being the only major storm water storage basin for Guwahati city. It is considered one of the staging sites for migratory birds in India and some of the large congregations of aquatic birds in Assam during winter. It has been selected as one of the important bird area, that is IBA sites, by BirdLife International. It has also been designated as a Ramsar site in November 2002. डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है. खबरों में दीपोर बेल वन्यजीव अभयारण्य.
हाल ही में गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग द्वारा नवीनतम पक्षी गणना की गई। ये गणना ग्रेटर दीपोर बील क्षेत्र में हुई, जिसमें संपूर्ण अधिसूचित रामसर साइट शामिल है। इस गणना के दौरान असम के रामसर स्थल दीपोर बील में पक्षियों की कुल 96 प्रजातियां पाई गयी। पक्षियों की गिनती हेतु विजुअल एनकाउंटर सर्वे पद्धति का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2022 के बाद ये इस तरह की गणना का दूसरा अभ्यास था। 2022 में हुई अंतिम गणना के बाद से प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई, जब केवल 66 प्रजातियां दर्ज की गई थीं। अब बात करें दीपोर बील की, तो दीपोर बील में असमिया में बील का अर्थ है आर्द्र भूमि या बड़ा जलीय निकाय। ये गुवाहाटी में स्थित है। इसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़ी और महत्वपूर्ण नदी आर्द्र भूमि में से एक माना जाता है। इसे भारत में प्रवासी पक्षियों के ठहरने के स्थलों में से एक माना जाता है। दीपोर बील को नवंबर 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल डिफेंस पर। और आज हम जानने वाले हैं दीपोर बील के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो दीपोर बील एक 12मासी मीठे पानी की झील है जो असम के गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दीपोर बील को 2022 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया था और ये असम की एकमात्र रामसर साइट है। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य यानी कि जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है और बहुत सारे प्रवासी प्रजातियों का निवास स्थान भी है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आप समझेंगे कि दीपोर बील जलीय वनस्पतियों और एवियन जीवों के लिए एक अद्वितीय निवास स्थान है। अभ्यारण्य में पक्षियों की लगभग 150 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, 1 लुप्तप्राय, 5 संवेदनशील और 4 निकट संकटग्रस्त के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाथी नियमित रूप से निकटवर्ती रानी और गरबंगा आरक्षित वन से आर्द्र भूमि का दौरा करते हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमि हाथियों के आवास का एक अभिन्न अंग होता है। दीपोर बील वेटलैंड को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जिसके लिए कुछ खास कारणों को बताया गया है, जैसे कि कचरा डंप करना, मानव आवास से अतिक्रमण और आर्द्र भूमि की दक्षिणी सीमा के साथ रेलवे ट्रैक का निर्माण होना। तो कैसा लगा आपको ये जानकर, कमेंट करके जरूर। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अरे यार ये बार बार पता नहीं क्यों पेज इधर चल जा रहा। हाँ तो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में क्या है कि बर्ड स्पेसिस काउंट इन अ दीपोर बील टेक्स्ट में आप देखोगे तो क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में मिल जाएगा, जीएस पेपर 3 में, कंजर्वेशन में, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में। तो वाई न्यूज़ में क्या है कि तो बोल रहे रिसेंटली गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ द आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करा, कंडक्ट करा। क्या कंडक्ट कर दिया इन्होंने? तो इन्होंने भैया कंडक्ट किया है, 1 मिनट, इन्होंने कंडक्ट क्या किया, सेकेंड बर्ड स्पेशीज काउंट एक्सरसाइज। किसके बाद? फरवरी 2022 के बाद, ठीक है, दीपोर बील वेटलैंड में, विच इज़ द ओनली रामसर साइट इन आसाम। अब यार रामसर साइट देखते हैं कि क्या है। रामसर साइट ये बहुत बार आती है, एक बार देखते हैं रामसर साइट है क्या। रामसर साइट यूपीएससी, रामसर साइट्स इन इंडिया, स्टडी आईक्यू में देख लेते हैं। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लेकिन वो 75 ईयर्स ऑफ जब इंडिपेंडेंस हो भारत का, तब हमारे पास 75 रमसार वेटलैंड्स होना चाहिए। देखो वेटलैंड्स तो कई प्रकार के होते हैं और बहुत सारे हैं देश में, लेकिन वो वेटलैंड जो कि रमसार लिस्ट के अंदर शामिल हैं, उनकी संख्या 75 फाइनली हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वेटलैंड्स विद इंटरनेशनल टैग रीचेस 75, हाईएस्ट इन एशिया, मतलब कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा वेटलैंड
अब आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। इसको डिटेल से समझते हैं, यहाँ पर काफी कुछ जानने को है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी देखिए काफी आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी आईक्यू की जो कोशिश है अफोर्डेबल एजुकेशन की अब हर जगह पहुंच रही है, और साल में हम सभी को एक बार और मौका देते हैं विथ ग्रेट डिस्काउंट। मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट आता है साल में सिर्फ एक बार ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, और यहां पर आप देख सकते हो जस्ट एट 17,500 अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं। Liquid Text, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond reading. दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक मिनट, ये भी क्या थी यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था, एक मिनट पढ़ के देखते हैं। फिर यार काला हजार बार बार काला हजार। तो बर्ड स्पेसिस काउंट इन द डेपोर बेल में क्या था, वाई इन यूज़, क्योंकि रिसेंटली गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करा कि सेकंड बर्ड स्पेसिस काउंट करा। सेकंड बर्ड स्पेसिस काउंट एक्सरसाइज करा किसका, फरवरी 2022 के बाद इन डेपोर बेल वेटलैंड विच इज़ ओनली रामसर साइट इन असम। अच्छा ठीक है, तो ऑल दो ठीक है। तो इस अभी अब हम इसके बेसिस पे अब रामसर साइट को देख रहे हैं। ठीक है, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के नए रामसर स्थलों की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने 11 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया है। गौरतलब है हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रामसर साइट्स, जो कि न्यूज में है। कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है रिलेटेड विद कुछ जो भी नए रामसर साइट्स हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। नई जो भी रामसर साइट्स अपडेट हुई है मैपिंग के साथ हम लोग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, और साथ में जो है रामसर साइट्स होती क्या है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल अपडेटेड जानकारी होगी, सारी जानकारी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप चीज समझ में आनी चाहिए, वेटलैंड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दिस वेटलैंड। सबसे पहली चीज वेटलैंड, अननेसरी इधर उधर परेशान होना नहीं है। वेटलैंड क्या होता है वो चीज समझ में आनी चाहिए। वेटलैंड तोड़ दो इसको शब्द को, वेट मतलब जो आर्द्रता है, गीला है, ठीक है, वाटर बॉडी जहां पर हो, पानी हो, लैंड मतलब जमीन, तो जहां पर जमीन और पानी का कॉम्बिनेशन हो रहा हो दैट इज अ सिंपल वेटलैंड। इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। लाइक भाई तालाब, एक झील है, नदी है, अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स हैं, जहां भी पानी और जमीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। स्वैम्प, मार्शेस हैं, डेल्टा है, एस्टुरीज हैं, मैंग्रोव्स हैं। अब ये शब्द समझ में आते हैं, थोड़ी देर समझ में आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद स्वैम्प क्या होता है, मार्श क्या होता है, समझ में आना बंद हो जाते हैं। आप मेरी एक बात बस ध्यान रखो कि पानी और लैंड मास दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज अ वेटलैंड, ठीक है, आर्द्रभूमि जिसको हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पानी है और यदि फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, डोमिनेटेड बाय ट्रीज एरिया, मतलब पानी के साथ फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको अपन स्वैम्प कहते हैं, स्वैम्प बोला जाता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश शब्द अभी आप एक ही शब्द लेकर चल सकते हैं। यदि मान लो उसी पानी में यदि ग्रासेस हैं, घास वगैरह का सब सिस्टम बना हुआ है, हर्ब्स हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ग्रासेस एंड हर्ब्स यदि मिलेंगे तो मार्श। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत में होना बिल्कुल भी, मतलब बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया है या ट्रीज लगे हैं तो स्वैम्प, नहीं तो ग्रासेस लगा है तो मार्श, ठीक है। और साथ में मान लीजिए ग्रास कभी कभी फिर आप देखते हो डिकम्पोज होने लगता है पानी में, या थोड़ा सड़ने गलने लगता है, ठीक है। तो जब ये चीज होने लगे, अपघटन होने लगे इनका, तो एक तरह से वो बॉग कहलाने लगता है, BOG बॉग, ठीक है। आफ्टर ऑल दो शब्द होते हैं, एक आगे वाला एक वर्ड पढ़ाऊंगा, एक बॉग होता है और एक फैन होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, एक बॉग होता है और एक फैन होता है। दोनों में पानी है, लैंड मास है, सब है, दोनों पीटलैंड के अंतर्गत आते हैं, पीटलैंड, ठीक है। तो ये चीज क्या है, तो बॉग जो है जब थोड़ा सा डिकम्पोज्ड मटेरियल हो जाता है उसको अपन कहते हैं कि बॉग, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ है पार्शियली डिकेड प्लांट मटेरियल, जो भी है थोड़ा सड़ना गलना सब ये पानी भरा हुआ है। Introducing to you India's first and only smart grid mattress, the Sleep Company mattress. को कहते हैं। फैन भी लगभग वही सब चीजें हैं कि फैन भी आपको लगभग दिखेगा कि अरे सर ये भी तो डिकम्पोज्ड मटेरियल है, लेकिन बेसिक डिफरेंस बॉग और फैन में ये है, बेसिक डिफरेंस बॉग और फैन में ये रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो ये बॉग दिखाई दे रहा है इसमें जो पानी आया है वो रेनफॉल से आया है, बाहर के सोर्स से आया है, ठीक है, बारिश से आ गया। और इसके बाद जो फैन है वो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, कोई नदी है, झील है, या पहले से जो ग्राउंड वाटर, जो भूमि पर जो जल है वो चीज है। तो बारिश से जो आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से जो आ रहा है पानी, ग्रासेस में फिर सड़ना गलना जो शुरू हुआ है दैट इज अ बॉग, ठीक है। और फैन को मतलब आप कहोगे तो फैन वहां पर पानी पहले से सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर इसके फॉर्म में था, ठीक है। तो इसमें मिनरल्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं। तो बॉग और फैन दोनों इनडायरेक्टली पीटलैंड के अंतर्गत आते हैं। आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक शब्द और होता है कार्स। तो कार्स भी क्या है, सिंपल है, फॉरेस्ट था तो आपने बोले सर स्वैम्प कह दिया, ग्रास था तो मार्श कह दिया, बॉग फैन में आपने थोड़ा सा डिकम्पोज्ड मटेरियल कह दिया। यहाँ पे ना तो फॉरेस्ट है ना कोई ग्रास है, इसके बीच का श्रब्स,
मतलब एक तरह से आप कह सकते हो झाड़ियां हैं, वुडी प्लांट्स छोटे छोटे जो है आपको मिलेंगे, ट्रीज ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये टहनियां दिखाई दे रही हैं, श्रब दिखाई दे रहा है, तब उसको अपन कार्स कहते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड शब्द समझ में आ गया आपको कि भाई तालाब झील तो है, लेकिन उसके अलावा ये ऐसी भी चीजें सब वेटलैंड्स के अंतर्गत आती हैं। इनका होना मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या होता है वो भी अपन देख लेंगे। साथ में कई बार आप ऑक्सबो लेक भी देखो, नदियों द्वारा भी लेक्स बन जाते हैं। रिवर कई बार इस तरह के मिएंडरिंग पाथ में जब छोड़ जाती है, ये वाला हिस्सा, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, अपन कभी और समझेंगे। बट इस तरह का जो सर्कुलर, इसको हम छाड़न झील भी कहते हैं। तो ये शब्द मतलब इनडायरेक्टली वाटर और लैंड का कॉम्बिनेशन है। तो वेटलैंड के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो भैया लाइक कर दो, वीडियो को तो लाइक कर जाएगा, और जितने देखते हो उतने तो कम ही दिखते हैं मुझे लाइक्स, है ना। तो बाकी लास्ट में वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर भी कर देना और कमेंट तो करके जाना ही है। ठीक है, तो अब अपने को समझ में आ गया वेटलैंड क्या है। वेटलैंड, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, कई बार ये बाढ़ को बचाने में मदद करते हैं, बफर की तरह कि भाई पानी यहाँ जाने से अच्छा वहाँ इकट्ठा हो जाता है, नहीं तो कहीं बाढ़ आ जाती तो हमें दिक्कत होती। ठीक है, नो डाउट बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी स्पीशीज और नहीं तो वाटर बर्ड्स, पक्षी जो है उनका आवास हो जाता है, ये हैबिटेट है सर। ठीक है, कई बार आप देखते हो तो वाटर का फिल्ट्रेशन भी करता है। पानी बह रहा है, जैसे मान लो बहता हुआ पानी, तो ये वुडी प्लांट से यदि गुजर रहा है पानी तो पूरा सब जो है जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो वहाँ रोक लेंगे, जितना भी कचरा वगैरह है, डेब्री वगैरह सब वहीं रुक जाएगा। तो फिल्ट्रेशन का काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिल्ट्रेशन का काम हो गया, वाटर की क्वालिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हो फ्लड से बचा रहा है, और बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास है। अब बात आती है जब इतनी चीज काम की है तो इसको संभालना भी तो पड़ेगा सर। संभालने के लिए अब सारी दुनिया में तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कैसे मतलब संभलेंगे ये। तो सबको संभालने में, सबका कंजर्वेशन करने में कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो काम की वेबसाइट मतलब जो साइट्स हैं वो उस पर ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक ऐसा वेटलैंड है जहां पर 15-20 बर्ड्स का घर है, और एक ऐसा वेटलैंड है जहां पे 20,000 बर्ड्स आते हैं। ठीक है, मतलब हर दिन 20,000 बर्ड्स का हैबिटेट बना हुआ है, माइग्रेशन होकर आ रहे हैं बर्ड्स। तो मान लो चिल्का लेक बहुत सारे बर्ड्स को जो है सपोर्ट कर रहा है। अब सबको ध्यान में देते हुए यदि ऐसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स पर ध्यान नहीं दिया तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो रामसार नाम का ये कन्वेंशन है सर। अब रामसार कन्वेंशन का काम क्या होता है। रामसार कन्वेंशन मतलब ये कि रामसार एक तो जो जगह है ये ईरान में आपको मिलेगी, प्लेस है रामसार, ये स्थान का नाम है। इस कन्वेंशन के तहत जो लगभग 171 कंट्री सामने आई, इन्होंने मतलब सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको, इन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने अपने देशों में जो भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना पड़ेगा। तो अब ग्लोबल लेवल पर उसको थोड़ी उसकी छवि बनाओ, उसमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाओ, उसका कंजर्वेशन करो। तो फिर लोगों ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे वेटलैंड है, क्या क्राइटेरिया होगा। तो फिर सबके क्राइटेरिया सेट कर दिए कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई ऐसा वेटलैंड जो बहुत ही ज्यादा खतरे में हो, ऐसा वेटलैंड जो बहुत ज्यादा बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा वेटलैंड जो बहुत संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, उनको वहां पर संरक्षण करके दे रहा हो। मतलब उस वेटलैंड को समझाना मतलब संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी जो भी बर्ड्स वगैरह उनके लिए तो खतरा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए रामसार साइट्स में यदि कोई साइट आ जाती है तो उसका सरकार उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देती है, अवेयरनेस ज्यादा उससे रिलेटेड बढ़ती है, लोग उसको जो है कंजर्व करने में ज्यादा प्रयास लगाते हैं, फंडिंग मिलती है, सारी चीजें। तो रामसार कन्वेंशन का मतलब समझ लेना, वेटलैंड का कंजर्वेशन करना है अपने को। ठीक है, तो न्यूज में यही टॉपिक था कि रिसेंटली 5 साइट और ऐड हो गई है रामसार कन्वेंशन में। साइट का ऐड होना अच्छी बात नहीं है कि मतलब इससे ये चीज दिखा रहा होता है एक्चुअल में कि आप ये कह सकते हो कि नॉर्मली यदि हम लोग बात करें तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि वेटलैंड में आना मतलब कंजर्वेशन ऑफ एफर्ट हमें बढ़ाने पड़ेंगे। एक चिंताजनक बात भी है एक तरह से। ठीक है, तो कुछ और फैक्ट्स भी आप देख सकते हो कि ये जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हम लोग वेटलैंड्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं। रामसार शहर जो है वो ईरान में आपको देखने को मिलेगा। 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था। ठीक है, कन्वेंशन, इसलिए जो है 2 फरवरी को एक तरह से आप कह सकते हो कि हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बनाया जाता है। लगभग 2400 से भी ज्यादा प्लस में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बढ़ती रहती है जो भी साइट्स हैं, तो इससे ज्यादा भी आपको जो है मतलब साइट्स मिलेंगी। और लगभग आप देखोगे तो पहला यदि आप देखोगे सबसे पहले तो ये जो कॉबर्ग पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया में 1974 में पहली मतलब रामसार साइट्स के अंतर्गत ये साइट्स आती है। इसके बाद एक फैक्ट और काम का यहाँ पर हो जाता है कि रामसार साइट्स में यदि सबसे ज्यादा आप देखोगे तो काउंटिंग में यूनाइटेड किंगडम के पास 175 साइट्स हैं, मैक्सिको के पास 142 हैं। लेकिन ज्यादा होना इसका मतलब क्षेत्रफल में ज्यादा नहीं होना, एरिया वाइज बात करोगे तो बोलीविया का फैक्ट भी याद रख सकते हैं आप कि बोलीविया के पास सबसे ज्यादा एरिया जो है कवर हुआ है रामसार प्रोटेक्शन में। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि समझना थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में बात करेंगे एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड शब्द की। सर अब मतलब पहले वेटलैंड्स थे उनको, और उनमें से जो ज्यादा काम किए उनको हमने रामसार में रख दिया। अब रामसार में भी जिसमें ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ज्यादा समस्याएं जिसमें आ गई हैं, उसका और ज्यादा ध्यान रखने के लिए एक और बता दिया रिकॉर्ड, मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये एक ऐसी व्यवस्था है कि उन रामसार साइट में भी कौन ज्यादा खतरे में है उन पे और ज्यादा यदि ध्यान देना होगा और कैटेगरी आपने कर दी। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी रामसार साइट के अंतर्गत ही एक रजिस्टर्ड मतलब एक तरह से वेटलैंड की साइट्स होती हैं। नो डाउट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनका भी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर अपने को ये याद रखनी है कि जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन वगैरह से ज्यादा जो परेशानी में जाते हैं उसको इसके अंतर्गत रख देते हैं। मतलब कोई साइट यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ है कि भैया इस पे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, इसको कंजर्वेशन की और ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, भारत में यदि आप देखोगे तो केवलादेव और लोकटक, केवलादेव राजस्थान में सुना होगा आपने, लोकटक झील मणिपुर में, ये 2 साइट्स जो है लोकटक मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन पे कंजर्वेशन के एफर्ट्स हमें और ज्यादा लगाने हैं। रामसार तो लगा ही रहे हैं, ये भी और इसमें ज्यादा लगेगा। प्लस चिल्का लेक पहले हुआ करता था, अब चिल्का लेक जो है यहाँ से हट चुका है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। इसका मतलब ये है कि हमने कंजर्वेशन एक अच्छे स्तर पर कर लिया है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना।
अब बात आती है भारत की, तो भारत भी लगभग 1982 से जो है रामसार कन्वेंशन के तहत आ जाता है। मतलब इसमें काफी साइट जो है हम लोगों ने, जैसे सुंदरबन देखोगे तो सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट है, इसको ध्यान रखना। सुंदरबन भी जो है लार्जेस्ट रामसार साइट में आप कंसिडर कर सकते हो। चिल्का लेक, अभी जो चिल्का लेक आप देखोगे, मतलब अभी तक यदि हम लोग देखें तो सुंदरबन का एक फैक्ट अक्सर ये काम का है। चिल्का लेक जो उड़ीसा का है, और जो केवलादेव अभी जो बता रहा था मैं मोन्ट्रेक्स वाला, ये सबसे पहली रामसार साइट्स की कैटेगरी में आएगी भारत में। यदि आप लोग देखोगे तो रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट रामसार साइट्स ऑफ इंडिया। ये लगभग 1982 के आसपास की बात हो रही है। ये कुछ फैक्ट जो कि कॉमनली आपको पता होने चाहिए वेटलैंड्स के बारे में। 5-6 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा काम की थी। अब बनाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे कि जो भी चीज चल रही है। अब तक 49 रामसार साइट्स हुआ करती थी। इसका एक अलग से मैं कभी वीडियो बना दूंगा, पुरानी भी, बहुत डिटेल में, चिंता मत करना। अब वो तो आप डिपेंड करेगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे काम करेंगे, ठीक है। अब ये इंक्रीज होकर आज जो है न्यूज में आता है कि भैया 5 और बढ़ गई हैं, तो 49 से और 5 जोड़ दिया आपने तो 54 हो गई। 5 कौन कौन सी हो गई हैं? तो एक तो करिकली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और पलीकरनाई का जो आपको मार्श रिजर्व देखने को मिल रहा है, और एक पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 3 तो आपको मिलेंगी तमिलनाडु में, और जो पाला वेटलैंड मिजोरम का है, और एक सांख्य सागर जो है, सांख्य सागर आपको मध्य प्रदेश शिवपुरी वगैरह के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो भैया ये अपने को अच्छे से याद रखनी है। फिर से बोल रहा हूं मैं, एक तो करिकली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पलीकरनाई मार्श रिजर्व जो है, एक पीचावरम, और एक पाला वेटलैंड, और एक सांख्य सागर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब एक से इसकी डिटेलिंग शुरू कर देता हूं मैं। सबसे पहले बात करेंगे करिकली बर्ड सेंचुरी। लोकेशन देख लो, तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, इधर चेन्नई के थोड़ा साउथ में मिलेगा ये, ठीक है। वो जो गुइंडी नेशनल पार्क पड़ते हैं ना, उसके साउथ में। और किसके साउथ में? एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि और किसके साउथ में, प्लीज ध्यान देना, पलार रिवर। पलार रिवर के दक्षिण में मिलेगी। कौन सी रिवर? पलार रिवर। लिख लेना इसको, पलार रिवर के दक्षिण में। ये अभी कई न्यूज़पेपर यहाँ वहां नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा एक काम की चीज है, मैं एक्स्ट्रा इसमें लिखवा रहा हूँ। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने, उस क्षेत्र में आपको मिलेगा तमिलनाडु में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की, यूपीएससी ध्यान देगा इस चीज पे, कि इस बर्ड सेंचुरी के साथ एकदम लगी हुई है, पास में, नॉर्थ के पास दिखाई देगा आपको वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। लिख लो इसको कि वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी किसके साथ कनेक्टेड है या कौन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांतंगल जो है, अब उन्हें मालूम है कि ये तो सबने पढ़ा है, क्या इसके आसपास की चीज पढ़ी है कि नहीं। तो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी याद रखना, तमिलनाडु की है, पलार रिवर इसके नजदीक में मिलेगी, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन ये दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना। इसी के नॉर्थ में ये वाला बना है पलीकरनाई मार्श। मार्श मतलब अभी मैंने बता दिया जो ग्रासेस से लगा होता है, ठीक है। लोकेशन देख लो, एकदम चेन्नई के पास मिल रहा है आपको ये पलीकरनाई मार्श लैंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, कहाँ है? चेन्नई के पास। कोरोमंडल कोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा कोस्ट है ये वाला अपने को पता होता है। इधर का कोरोमंडल है, और इधर का कौन सा है? केरल का। बताओ भैया, कमेंट सेक्शन में बताना, किसी बहाने तो कमेंट करना आप लोग, ठीक है। रिवर बताओ, रिवर पूछेगा वो, तो अदयार रिवर याद रखना है। अदयार रिवर के नजदीक मिलेगा, साउथ ऑफ अदयार रिवर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। पीचावरम, अच्छा 2 पढ़ लिए हमने, ठीक है। एक करिकली है, इसके पास एक और है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, इसके नजदीक वाला। उसके ऊपर नॉर्थ में पलीकरनाई मार्श रिजर्व रहेगा, और तीसरा है पीचावरम मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होता है पहले ये देख लो, ये मैंग्रोव समुद्र के किनारे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पीचावरम, ये इसकी लोकेशन है। मतलब पहले जनरली आप नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस भी पूछोगे ना, तो पहले नॉर्थ में ये है पलीकरनाई, दूसरा करिकली बर्ड सेंचुरी, और तीसरा जो आएगा पीचावरम आएगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस भी समझ लो इनमें। अब पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो भैया 3 नाम अच्छे से रट लेना, ठीक है। मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स कब बनेंगे? समुद्र के किनारे। अब ये पानी जब भरा होता है, जैसे इसकी लोकेशन आप थोड़ी सी जो है मतलब समझ लो, तो यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको। मैप में आप देख पा रहे हैं, ये पीचावरम दिख रहा है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है इधर। सर ऊपर एक नदी है, इसका पानी भी यहाँ आ जाता है, नाम है वेल्लार रिवर। वेल्लार रिवर, ठीक है, नॉर्थ में इसके। उसका पूरा पानी डेल्टा, मतलब डेल्टा जैसा पूरा क्षेत्र बनेगा पूरा, मतलब एक पानी का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहां पर ये फॉरेस्ट बनेंगे। तो एक रिवर, कौन सा पानी कहां से आ रहा है? वेल्लार रिवर से। साउथ में एक रिवर है इसके, कोली डैम रिवर कहते हैं इसको, ठीक है। कौन सी रिवर? कोली डैम। कौन सी रिवर बता रहा हूँ? कोली डैम रिवर। कोली डैम रिवर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोली डैम रिवर, ठीक है। और ये रिवर वेलार रिवर। तो एक वेलार नॉर्थ में मिलेगी और एक कोली डैम, और एकदम बीच में मिलेगी सर उपन्नारू रिवर। तीनों नाम याद रखना, सीक्वेंस आ सकता है एग्जाम में, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस। वेलार, उपन्नारू, कोली डैम, 3 बार लिखेंगे, वेलार, उपन्नारू, कोली डैम, वेलार, उपन्नारू, कोली डैम, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो है ये जो क्षेत्र है, ये पूरा पीचावरम का। ये पानी जो आ रहा है वो इन नदियों की मदद से इधर आ गया, ठीक है। प्लस नदी का वाटर, मतलब जो पानी है वो तो है, और समुद्र का वाटर ये है। तो ये इसका सब कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर इस तरह के मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर एक बैक वाटर भी, बैक वाटर क्या होता है? जनरली ये जो किनारों पर पानी हो जाता है, भर जाता है, इसको अभी आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या याद रखोगे, देखो पीचावरम मैंग्रोव में एक तो पॉइंट अपना वेलार, वेलार एस्चुरी, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र का से कंफ्यूज मत होना। एस्चुरी रीजन मतलब जो पूरा पानी भरा हुआ है एक तरह से, मतलब जहां पे आप ये कह सकते हो कि ज्यादा दलदल वगैरह भी नहीं है, जहां पे फॉरेस्ट लग पा रहे, तो वेलार एस्चुरी कीवर्ड बन गया अपना। दूसरा कोलेरून, अब ये थोड़ा पुराना नाम चला आ रहा है ब्रिटिशर्स वाला, लेकिन ये नाम है कोली डैम रिवर का, कोली डैम, ठीक है। प्लस बैक वाटर कौन सा? किलाई, किलाई बैक वाटर। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका संबंध कौन से मैंग्रोव से है? पीचावरम से। एक एडिशन और लिख सकते हो इसमें, उपन्नारू रिवर, उपन्नारू रिवर, कडलोर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही, ये इसकी लोकेशन है। तीनों हो गए तमिलनाडु के अपने, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ वाला जो पढ़ना है वो है पलीकरनाई,
जो कोरोमंडल अदियार रिवर के नजदीक मिलेगा एस्टुरी उसकी। उसके बाद में ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब ये छोटी छोटी नदियां इसलिए इतना डेल्टा नहीं बना रही है ना, इसलिए एस्टुरी बना रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तीसरे नंबर पे ये है। उसके बाद में अब एक और जो ऐड हुआ है वो है मिजोरम का। मिजोरम में ये जो प्लेस है मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उस क्षेत्र में आपको मिलेगा ये पाला वेटलैंड, ठीक है, मिजोरम में। और क्या क्या चीजें याद रखनी है मिजोरम में? डंपा टाइगर रिजर्व आप याद रखते हो, याद है क्या किसी को? मिजो मुरलेन नेशनल पार्क भी अपने को पता होना चाहिए, यहाँ पे फांगकुई नेशनल पार्क पता होना चाहिए। ये इसके कुछ इमेज है, तो पाला वेटलैंड मिजोरम में आपको दिखाई देगा। और बाकी ज्यादा शहर के आसपास है तो ज्यादा इसमें अभी इन्फॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल नहीं, और भी आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। नेक्स्ट वन है सांख्य सागर मध्य प्रदेश में। ये मैप दिखाई दे रहा होगा, ये एमपी वाला क्षेत्र जो आप देखते हो इस तरह का। तो ऊपर ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट जो याद रखना है अपने को शिवपुरी वाले जिले में एक नेशनल पार्क पढ़ते हैं अपन, माधव नेशनल पार्क। उसी नेशनल पार्क का हिस्सा है सांख्य सागर, ठीक है, सांख्य सागर। और काफी हिस्टोरिकल इसके वो हैं कि पहले पुराने राजाओं ने मतलब काफी इसमें जो है इसको बनाने वगैरह में मतलब इतिहास में इसका काफी मेंशन होता है। तो इसको थोड़ा संभालने का प्रयास कर रहे हैं। सांख्य सागर क्वेश्चन क्या आ सकता है? एमपी में है, ठीक है, शिवपुरी में है, ठीक है, स्टेट पीएससी। और कौन सा नेशनल पार्क से संबंधित है? माधव नेशनल पार्क से संबंधित है। प्लस 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 काम की चीज ये कि याद रखना ये नेशनल पार्क कीवर्ड है इसका। ये क्वेश्चन कई बार इससे ये पहचानने को आ सकता है, ठीक है। बाकी ये नॉर्थ में मिलेगा, नॉर्थ एमपी को कवर कर रहा है। इसके पहले वाले यदि कुछ आपको वेटलैंड्स याद रखने हो तो उत्तर प्रदेश का जो बखीरा बना था, फिर खिजाड़िया था, एक हैदरपुर जो उत्तर प्रदेश में था, वधावना वेटलैंड हम लोग वडोदरा, थोल जो गुजरात वाला क्षेत्र है, बिंदावस हरियाणा वाला क्षेत्र, सुल्तानपुर, गुरुग्राम, सोकर याद होगा आपको लद्दाख का क्षेत्र, लोनार महाराष्ट्र में, सुर सरोवर, ये इसके पहले वाले हैं। पर मैं आपको ऐसा लगे तो मैं इसके पहले वाले भी जो थे वो भी इस तरह से डिटेल वाले बना सकता हूँ वीडियो। और आप कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। और 29 जुलाई आखिरी दिन है भैया सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी, तो हम कहाँ पे थे? हम किसको देख रहे थे? अरे यार भाई साहब फिर बर्ड स्पेसिस काउंट हमने अभी रामसर साइट को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बर्ड स्पेसिस काउंट इन दीपोर बिल में, ठीक है।